नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम जीएस पेपर 5 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के सृजन व उत्पादन प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए विधि निर्माण में इसकी भूमिका का वर्णन करें। तो ये प्रश्न है, और इस प्रश्न को कराने के पीछे का हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के अंदर जो मुख्य परीक्षा को लेकर के डर है कि भाई पेपर कैसे लिखा जाए, या मतलब प्रश्न कैसे किया जाए, भूमिका कैसे लिखी जाए, निष्कर्ष कैसे लिखी जाए, तो आप बने रहिए अंत तक। इसके माध्यम से आप वो सारी जो आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान पाएंगे, और साथ ही साथ एक प्रश्न का फॉर्मेट तो आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए, प्रश्न एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के सृजन एवं उत्पादन प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए विधि निर्माण में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पहले एक छोटी सी आप भूमिका बताएं कि उत्तर प्रदेश भारत के उन 6 राज्यों में से एक है जहां विधान परिषद अस्तित्व में है। मतलब पूरे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान जो है परिषद वो अस्तित्व में है, और ये आपके प्रीलिम्स का एक फैक्ट भी हो गया। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 एंड 171 विधान परिषद के बारे में प्रावधान करते हैं। मतलब इसके जो दो अनुच्छेद हैं 169 और 171, ये जो है विधान परिषद के बारे में बताते हैं। अब 169 क्या बताता है तो उसकी आप चर्चा करें कि 169 के अनुसार संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद के सृजन एवं विघटन हेतु कानून बना सकती है। मतलब चूंकि ये सृजन और उत्पादन पे प्रश्न है, तो आप अब सृजन और उत्पादन के ही चीजों को आप बता रहे हैं कि संसद जो है किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन एवं विघटन हेतु कानून बना सकती है, किंतु इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित हो। मतलब जो केंद्र सरकार जो संसद है वो तो इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकती है, लेकिन वो तब पारित करेगी कि जब जो स्टेट ये मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ विधान परिषद हमें चाहिए, वो अपने विधानसभा से इसे एक तरीके से पूर्ण बहुमत से पारित करके दिखाए। मतलब विशेष बहुमत, विशेष बहुमत आप कह सकते हैं। और विशेष बहुमत के तहत यही कि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या का कम से कम 2/3 द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित करे। मतलब जो स्टेट की विधानसभा है, और वो ऐसा करके यदि भेजती है तो संसद उसे साधारण बहुमत से जो है वो पास कर सकता है। फिर अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य विधानसभा के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। मतलब अनुच्छेद जो है 171 ये कह रहा है कि जो विधान परिषद जब गठित हो जाएगी तो उसमें जो सदस्य संख्या होगी वो जो वहाँ की विधानसभा है उसकी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उत्तर प्रदेश में, इसकी जो सदस्य संख्या है वो 100 है, तो वही इसमें कहा जा रहा है। लेकिन न्यूनतम 40 से कम भी नहीं हो सकती। मतलब 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती। ये एक क्राइटेरिया है इसके सदस्य संख्या को लेकर के, आप इसका भी उल्लेख कर दें। फिर विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आप इसका ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में कि जो विधायक लोग होते हैं वो जो एमएलए होते हैं उनका तो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो एमएलसी होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है उनका 6 वर्ष का होता है। और कुल सदस्यों में से 1/3 मतलब 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक द्वितीय वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और है कि ये जो है ये अस्थाई सदन है। मतलब इसका राज्यपाल जो है विघटन नहीं कर सकता। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। जैसे सेंट्रल स्तर पे जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सभा होती है, स्थायी सदन होता है, उसका भी विघटन नहीं होता। तो वैसे ही
जो राज्य विधान परिषद होते हैं उनका भी विघटन नहीं होता, ये भी अस्थायी होते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है, जिसमें 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण है, फिर 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा, और 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा, और फिर 1/12 सदस्य 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर चुके स्नातकों द्वारा, एवं कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कुछ क्या मतलब, ये 1/6 होता है। आप और अगर डाटा में जाएंगे तो 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में जो 100 सदस्य हुए हैं तो इनकी नियुक्ति कैसे कैसे होती है, आप यहाँ इसके बारे में बता दीजिए, और ये बताइएगा। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, पीटी में तो आप लोग इसको रटे ही होंगे, तो थोड़ा सा अपने उत्तर में तथ्य तर्क का भी प्रयोग करें, क्योंकि उत्तर में तभी आपको अंक मिलेगा यदि आप कोई दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे का प्रमाण दें। कहानी लिखने से उत्तर नहीं मिलेगा। तो और वो तर्क तथ्य वही जो आपने पीटी में पढ़ा है उसका उपयोग करें, और पीटी में पढ़े तथ्यों तर्कों का उपयोग आप तभी कर पाएंगे कि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, चाहे वो किसी संस्थान से जुड़ कर करके करिए, चाहे स्वयं करिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने तो पीटी में इतना फैक्ट पढ़ा है और इसी आधार पर हम मुख्य परीक्षा लिख लेंगे, तो विश्वास मानिए वो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस होनी जरूरी होती है, और प्रैक्टिस के बिना जो है आप ये बहुत बेहतर तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, अभी मैंने टेस्ट सीरीज की बात करी तो हमारे संस्थान द्वारा भी टेस्ट सीरीज का आयोजन चल ही रहा है, आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम जीएस पेपर 4 और 5 और 6 से जो है वो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। बैच हमारा अभी स्टार्ट हुआ है। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। यहाँ हम आपको इतना ही बताएंगे कि यहाँ हम आपको मंडे टू फ्राइडे, यदि आप दोनों बैच ज्वाइन करते हैं, पेपर 5 और पेपर 6 ये एक बैच है, और पेपर 4 ये एक बैच है, यदि आप दोनों बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली जो है 4 क्वेश्चन मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे, और वो इस तरीके से PDF में आपको भेजना होगा टेलीग्राम पे, और हम इसी तरीके से पूरा जो भी आपके उत्तर में जो कमियां रहेगी उसका मूल्यांकन करेंगे, बताएंगे, प्रॉपर वे में कमेंट करेंगे। देखिए सब कमेंट किया गया है, और फिर जब आप लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी तो सेम डे ही जो है वो मॉडल पेपर इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से होगा क्या कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनके आने की संभावना है, वो हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ हम PYQ भी कराएंगे, क्योंकि PYQ की भी भूमिका हमेशा परीक्षाओं में बनी होती, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो। तो आपका PYQ भी यहाँ हो जाएगा, साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न है उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ करा दिए जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए मैंने पीछे नंबर बताया है, आप लोग वहाँ संपर्क कर सकते हैं। चलिए सूचना समाप्त हुई। अब आगे देखते हैं कि विधि निर्माण में विधान परिषद की भूमिका क्योंकि आपके प्रश्न में ये अगला डिमांड ही है कि भाई आपने उत्पादन और सृजन की बात कर दी कि मतलब इसका ये गठित कैसे होता है, इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, इसकी संरचना को बता दिया, सारी चीज़ें, इसकी मतलब ये कार्य कैसे करता है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, सारी चीज़ें आपने बता दी। अब इसका जो है विधि निर्माण में इसकी क्या भूमिका है, अब हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा सर्वप्रथम पारित किया जाता है, विधानसभा उस विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। अतः इस दिशा में विधान परिषद की शक्ति नगण्य है। मतलब कोई भी अगर साधारण विधेयक है, देखिए साधारण विधेयक पे बात हो रही है, और वो विधेयक अगर विधान परिषद में सबसे पहले गया और विधान परिषद के लोगों ने उसे पास कर दिया, तो विधानसभा के पास जब हो जाएगा तो विधान सभा क्या करेगी, इसे पास भी कर सकती है, नहीं भी पास कर सकती है। यदि पास कर दी तो फिर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देंगे, कानून बन जाएगा, और यदि नहीं पास करती है तो फिर ये वहीं समाप्त हो जाएगा। मतलब इसमें संयुक्त बैठक का ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है जैसे आप केंद्र में देखते हैं। तो ये साधारण विधेयक को लेकर के है। फिर दूसरा, यदि कोई साधारण विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा पारित करके विधान परिषद को भेजता है तो उस विधेयक को
विधान परिषद प्रथमतः मतलब पहली बार 3 माह और दूसरी बार 1 माह तक लंबित रख सकती है, मतलब कुल मिला जुला के 4 माह। मतलब अगर कोई साधारण विधेयक है और वो विधानसभा पारित कर देता है और वो विधान परिषद को भेजता है पारित करने के लिए, तो विधान परिषद उसे 3 महीने के तक तो रोक सकती है, उसके बाद उसे वापस कर देगी। और अगर पुनः फिर विधान परिषद उसी विधेयक को भेज दिया तो 1 महीने के बाद जो है, मतलब 1 महीने के समय को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो है इसको पारित करना होता है। मतलब साधारण विधेयक पे 4 महीने तक ही होल्ड रख सकती है कौन? विधान परिषद। तो ये चीजें हो गई। फिर यदि विधान परिषद अपने पास आए हुए विधेयक को विधानसभा के पास पुनर्विचार हेतु भेजती है, तो विधानसभा उस विधेयक को विधान परिषद के पास पुनः भेजे, तब विधान परिषद उसे अधिकतम 1 माह तक ही लंबित कर सकती है। वही जो मैंने पीछे बताया कि भाई 3 महीने के बाद चूंकि इनको भेजना होता है, अब ये भेजे और उसके बाद क्या है कि अगर विधान परिषद पुनः कह दिया कि नहीं इसको आपको पास करना, तो 1 महीने तक ही ये लंबित रह सकते हैं, तो उसके बाद इनको जो है वो पास करना ही होता है। तो ये हो गया। फिर धन विधेयक को विधान परिषद मात्र 14 दिनों तक ही जो है वो लंबित रख सकती है। मतलब धन विधेयक को लेकर के इसकी तो और गंभीर सीमा है कि धन विधेयक को लेकर के जैसे राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्ति या कुछ भी शक्ति नहीं होती है, वही स्थिति राज्य विधान परिषदों की भी होती है। तो कहीं न कहीं धन विधेयक में तो ये पैरेलल ही है, मतलब विधानसभाएं बहुत शक्तिशाली हैं या उन्हीं की चलती मात्र 14 दिन तक ही उसे होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि धन विधेयक पर राज्य विधान परिषदों का अधिकार बहुत सीमित है। देखिए रहे मात्र 14 दिन तक। साधारण विधेयक पे देखा जाए तो कुछ हद तक है अधिकार, लेकिन वो भी व्यापक अधिकार इनके पास नहीं है, जैसे कि राज्यसभाओं के पास है। मतलब जो सेंट्रल स्तर पे जो राज्यसभाएं होती है उनके पास साधारण विधेयक पे ज्यादा अधिकार है तुलना के रूप में विधान परिषद से। तो ये आप बता दे रहे हैं। यह निचले सदन की मतलब अगर इसकी और व्यापक भूमिका की बात करें तो ये निचले सदन की निरंकुशता एवं विधायी त्रुटियों को न केवल रोकता है बल्कि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भी कार्य करता है। मतलब भाई अगर देखा जाए तो साधारण विधेयक पे कुछ इसकी भूमिका है, पहली चीज। दूसरी चीज एक तरीके से ये निचले सदन जो विधान सभाएं होती हैं उनकी निरंकुशता को भी रोकने का प्रयास करता है, और बहुत कम समय के लिए ही सही, लेकिन एक नैतिक दबाव बनाने का तो ये प्रयास करता ही है। पुनर्विचार है तो यदि लौटा रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात हो गई। और विधानसभाएं भी अगर सेंसिटिव होती हैं, गंभीर होती हैं, तो चूंकि भाई यहाँ के भी लोग मतलब एक तरीके से ये उच्च सदन माना जाता है और यहाँ बहुत सी मतलब अच्छी अच्छी प्रतिभाएं इसमें प्रतिभाग करती हैं, तो उनके विचारों को ऐसे नहीं खारिज किया जाता है। तो उसमें विचार भी होता है, उसमें संशोधन भी होता है। तो इसी तरीके से अगर इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या विधान परिषद को समाप्त कर देना चाहिए या राज्य या सेंट्रल स्तर पर राज्यसभाओं को समाप्त कर देना चाहिए, तो देखिए राज्यसभा या विधान परिषद को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इसकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, और ये एक तरीके से घर के बड़े बुजुर्ग जैसे होते हैं, जैसे हमारे ग्रैंडफादर या एक समय के बाद पिताजी होते हैं, कि जब बेटा बड़ा होता है या पोता बड़ा होता है तो उनको भले ही चीज़ों को उस तरीके से ना माने, लेकिन एक अंकुशता तो रहती ही है। यदि फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, तो उनका एक नियंत्रण रहता है, और वो नियंत्रण ही मतलब सही दशा और दिशा देने के लिए पर्याप्त होता है। तो वही मार्गदर्शन की भूमिका यहाँ स्टेट स्तर पे राज्य की विधान परिषदें करती हैं और सेंट्रल स्तर पे राज्यसभाएं करती हैं। तो यदि कभी आपसे इंटरव्यू में या मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आए कि इसकी इनकी भूमिका, चूंकि आप देख रहे होंगे कि विधि निर्माण में इनकी बहुत प्रभावी भूमिका नहीं है और विधान परिषदों की तो नहीं ही है, तो आप जो है कह दे कि नहीं इनको समाप्त कर देना चाहिए, तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि भूमिका होती ही है। और जो मैंने अभी उदाहरण दिया फादर और ग्रैंडफादर का, तो आप जो है वहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। लास्ट में हमारे समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा से ऊपर की बहुत सी जानकारियाँ जो है वो समय टू
समय अवेलेबल कराई जाती हैं। और साथ ही साथ ये हमारे यूट्यूब का चैनल है समृद्धि है, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। यदि आप लोगों ने इसे लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करें। और ये हमारा दूसरा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि हम यहाँ भी समय समय पर वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और सबसे लास्ट में 7303307507 ये हमारे ऑफिस का नंबर है। अब हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए या आपकी और भी कोई भी जानकारी हो तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।